नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को इस श्रृंखला में जो भी वीडियो दिए जाते हैं वह उन क्वेश्चनों पर आधारित रहता है जो क्वेश्चन बार-बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को बहुत चीज समझ में आएगा। और दोस्तों, आप लोग को साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से बीच बीच में बताया जाएगा कि क्वेश्चन के माध्यम से भी पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद शेयर करिए। हाँ दोस्तों, अभी शेयर नहीं करना है। तो आइए दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, शेयर बाद में करिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। अब क्या कह रहा है, बच्चे का किस चीज का विकास करना है, तो संवेग का विकास करना है। उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, शिक्षक की कोई भागीदारी नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित वातावरण, कक्षा का सत्तावादी वातावरण, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। अब देखिए, जब शिक्षक की कोई भूमिका ही नहीं तो फिर माता पिता की भूमिका क्यों, ये भी गलत है। कक्षा का नियंत्रित वातावरण, कभी आप नियंत्रित करके किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हैं। असत्तावादी वातावरण, ये भी गलत है। आप किसी एक सत्ता या किसी एक जाति धर्म के बच्चों की बात करके कभी भी कुछ नहीं सिखा सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का उत्तर हो जाएगा क्या, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप लोग के पेपर में कम से कम 3 या 4 सवाल सेम ही मिल जाएंगे दोस्तों। आइए फिर हम लोग बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर और किसका, ईवीएस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए, मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना, गतिविधियों का संचालन करना और कौशल विकसित करना। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या कि हमारे ईवीएस का मुख्य शिक्षण क्या है, बच्चों में मूल्यांकन में सफलता नहीं, विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना नहीं, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। देखिए, यदि आप प्राकृतिक से जोड़ देते हैं, समाज से जोड़ देते हैं, कल्चर से जोड़ देते हैं, तो इसके अलावा शिक्षा क्या हो सकती है, आप बताइए। तो इसके अलावा शिक्षा कुछ नहीं हो सकती है। तो हम लोग का मुख्य कारण यही है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है क्या, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अधिगम का केंद्र है। निम्नलिखित में से ऐसा कौशल नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कौशल ऐसा नहीं है जो किस पर, पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अधिगम का केंद्र है। दृढ़ निश्चय, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान। तो देखिए, निष्कर्ष निकालना भी क्या है, प्रत्यक्ष अधिगम है, अवलोकन भी प्रत्यक्ष अधिगम है और पूर्वानुमान भी प्रत्यक्ष अधिगम है। लेकिन दृढ़ निश्चय कोई अधिगम का भाग नहीं है दोस्तों। तो हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इस श्रृंखला में क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब कि ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखाया जाता है, लेकिन इसका एक और उद्देश्य क्या है कि कम समय में अधिक क्वेश्चनों को कवर करना, इसलिए हर क्वेश्चन पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। आप लोग को इस वीडियो में
आप लोगों को इस वीडियो के प्लेलिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा जिसमें और कुछ वीडियो मिलेंगे जिस पर हर क्वेश्चन पर ज्यादा डिस्कस किया हुआ होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से जानवर के समान सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत आगे बढ़ते रहते हैं और दांतों जो बढ़ते हैं उसे रोकने के लिए वस्तुओं की मतलब वस्तुओं को कुतरती है? गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। तो हम लोग जानते हैं क्या, गिलहरी ऐसा कार्य करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, गिलहरी। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, रीना को आम पसंद है, वह इन्हें सर्दी हेतु संरक्षित करना चाहती है, यानी कि रीना आम खाने में अच्छी है और वह सर्दी यानी जाड़े में भी आम खाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित रखने का बेहतर उपाय है? जूस बनाकर वायुरुद्ध पात्र में संग्रहित कीजिए, प्लास्टिक थैले में डाल दीजिए, फ्रिज में संग्रहित कीजिए, आम पापड़ और अचार बनाए। देखिए, यदि आम उसे खाना है तो जूस बनाएंगे, वो भी हमारा खराब हो जाएगा। थैले में रखेंगे वो भी खराब हो जाएगा। फ्रिज में संग्रहित करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन आम पापड़ जिसे अमावट बोलते हैं और अचार बनाएंगे तो यह जल्दी खराब नहीं होगा दोस्तों। तो उसे यदि आम खाना पसंद है तो उसे ज्यादा दिन तक संरक्षित रखने के लिए यह उपाय यानी ऑप्शन नंबर 4 में जो उपाय दिया है वह क्या है, वह बेहतर है। ये फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, एक किसान अपने खेत में अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। देखिए किस चीज का प्रयोग कर रहा है, तो अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का। इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी हो जाएगी। अब बताइए, जब आप अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी क्या होगी? जुताई के लिए उपयुक्त, बंजर। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अन्य फसलों हेतु भी उपजाऊ, केवल धान की फसल हेतु उपजाऊ। तो देखिए, जब आप अधिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी, मतलब किसान की मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है क्या, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या, बालक के अंदर किस चीज का विकास करना है, तो मौखिक कौशल का विकास करना है। तो सबसे कम मतलब कि कमजोर ऑप्शन कौन सा है? सही तो वो भी है लेकिन कमजोर है, इस बात को दोस्तों समझना है। आप कभी भी सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करिए तो प्रत्येक ऑप्शन को पढ़िए, क्योंकि उसमें से सारे को ज्यादा क्वेश्चन का चारों ऑप्शन सही मिलेगा, लेकिन उसमें कमजोर ऑप्शन को निकालना है। अगर गलत पूछ रहा है तो कमजोर को निकाल देंगे, सही पूछ रहा है तो मजबूत को ढूंढेंगे। बच्चे, ऑप्शन देखिए क्या रहा है, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, किसी विषय पर चर्चा करना। हम लोग किस चीज का विकास करना है, तो मौखिक कौशल का। देखिए, तो बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, यदि बच्चा बोलेगा आप नहीं सुनेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह बोलना बंद कर देगा। यानी मौखिक मतलब कि मौखिक विकास के लिए बच्चों की बात सुनना बहुत जरूरी है। फिर क्या कह रहा है, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। मौखिक विकास के लिए बच्चों को यदि आप बात करने का मौका नहीं देंगे तो कैसे विकास होगा, यानी कि मौका देना भी सही है। किसी विषय पर चर्चा करना, चर्चा करेंगे तो अपनी बात रखेंगे। यानी प्रश्नों के उत्तर देना, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो बस एक शब्द बोलकर और चुप लगा जाएगा, तो ये भी प्रभावी है लेकिन कम प्रभावी है। क्या है दोस्तों, कम प्रभावी है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखिए, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए किसके संदर्भ में, तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में।
भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। कह रहा है भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग को भाषाई कौशल है यानी SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो है मतलब क्रम तो ऐसे सेट है, यह मनोवैज्ञानिक है कि ऐसे विकास होता है। लेकिन वास्तव में क्या है, ये जो भी कौशल हम लोग के सामने है, यह अंतर संबंधी होते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी बिल्कुल निश्चित नहीं है, क्योंकि ये अंतर संबंधित है। तो आप बताइए, आप किसी के अंतर संबंधित है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे में संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये भी ऑप्शन गलत है, बल्कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। यह बात समझिए, क्या करा है, क्रम से नहीं लिखा है, लिखा तो क्रम से नहीं है, लेकिन लिखने उसका सेंस क्या है, सेंस समझिए, उसका सेंस यह कह रहा है कि वह अंतः संबंधित है। क्या है, अंतः संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। कौन सी, अब मातृभाषा को मध्यस्थ में नहीं रख रही है और सहायक भी है। द्विभाषी, अप्रत्यक्ष, फिर दिया है प्रत्यक्ष, फिर दिया है अनुवाद। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग का प्रत्यक्ष विधि चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, नहीं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके चक्कर में बहुत से लोगों का रिजल्ट रुक जाता है 2-3 नंबरों के लिए। इस नहीं वर्ड को कभी भी पढ़िए तो आंख दम चौकन्ना करके पढ़िए कि मेरे को अब नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सही बात है। भाषा व्यक्ति सापेक्ष है, ठीक है, ये भी सही बात है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यह ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति सापेक्ष है तो व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। किसके संदर्भ में, तो भाषा अर्जन के संदर्भ में। भाषा मतलब कि भाषा अर्जन के संबंध की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या लिखा है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ठीक है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। अब देखिए, भाषा सीखना भी एक उद्देश्य है, ठीक है, लेकिन उद्देश्य की बात नहीं है यहाँ पर। यह कह रहा है कि अर्जन में कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्जन क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बिना किसी ग्रामर के अर्जन होता है। तो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक है, मतलब कि सामाजिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करना अपने आप में क्या होता है, तो अपने आप में एक बेहतर तरीका है। क्या है दोस्तों, एक बेहतर तरीका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए, आप एक टीचर हैं और पाठ के अंत में जो अभ्यास दिया जाता है, मतलब जैसे हम कोई चैप्टर को पढ़ाए बच्चों को, तो उसके अंत में जो भी अभ्यास प्रश्न दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, सृजनात्मकता का विकास करना है,
बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, भाषा का विस्तार करना। अब बताइए, याद करवाना शब्द क्या है? तो याद करवाना शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि यह हमारा टैग वर्ड है। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसमें जाइए, आप ऊपर के 3 वीडियो को देखिए। एक तो क्या, सी टेट में क्या पढ़े दोस्तों, उसमें कुछ टॉपिक को बताया गया है जिससे पढ़कर ही आप पेपर देने जाएं। और दूसरा वीडियो इस पर है कि क्या ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन को काट दे और क्या देखे तो आंख बंद करके सही मार दे। यानी कि टैग वर्डों के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। और तीसरा वीडियो आप देखिएगा उसमें, जिसमें मूल मंत्र बताए गए हैं। यदि आप 3 वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब उसके बाद वाले वीडियो को देखिएगा। लेकिन यदि आप 3 वीडियो को दोस्तों देख लेते हैं तो यदि आपका 90 अभी स्कोर हो रहा है तो समझिएगा कि 100 बनने लगेगा। क्योंकि बहुत सी चीजें बताई है, वो दोस्तों किसी बुक की चीजें नहीं है, बल्कि मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। तो आप लोग उसे देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। अब देखिए, भाषा शिक्षण में किस चीज की बात कर रहा है? तो खेल का बात कर रहा है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है। सही बात है। खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। देखिए, यह ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यह लाजमी तर्क नहीं देता है। खेल में शारीरिक विकास होता है, ये भी सही है। खेल में आनंद आता है, ये भी सही है। खेल भाषा को विस्तार देता है, ये भी सही है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? जब मेरे को 3 ऑप्शन सही निकल गए और मेरे को एक ही निकालना है, तो अब क्वेश्चन को पकड़िए कि भाषा शिक्षण खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कि क्वेश्चन में खेल संबंधी बात कर रहा है, यानी और किसका बात कर रहा है? तो भाषा की बात कर रहा है। तो हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर इस सबसे सटीक हो जाएगा। क्या? कि खेल भाषा को विस्तार देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को उस ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं क्या, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। अब देखिए, आप कोई लेसन, मतलब मान लीजिए आप एक बुक लिख रहे हैं, तो आप कैसे कंटेंट लास्ट में देंगे? जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आपने लिखा और लास्ट में उसके कंटेंट कैसे देंगे कि बच्चा के अंदर कैसा विकास हो, यही पूछ रहा है। बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान हो, केवल पाठ्य से संबंधित हो, पाठ्य पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा में हो। देखिए, सरल भाषा में हो, ये ऑप्शन ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, लेकिन सरल भाषा में हो, ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन बच्चों को स्वयं कुछ कर सीखने का अवसर प्रदान हो। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जहां पर एक्टिव वर्ड आ जाए, एक्टिव का मतलब क्या, कि जहां पर यह दिखा दे क्या, कि बालक एक्टिव है यानी सक्रिय है, वो ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता है दोस्तों। यानी कि डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई इसका सबसे सटीक उत्तर है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए, कह रहा है फर्स्ट लेवल है, मतलब कि प्राथमिक स्तर है और इस पर बच्चों के पठन क्षमता का आकलन करना है। तो अब क्या करेंगे? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र, आतंकवाद पर आधारित निबंध। अब देखिए, निबंध की तो उन लोग के पास क्षमता नहीं है, औपचारिक पत्र की नहीं है और पाठ्य पुस्तक की नहीं है, बल्कि बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। संवादात्मक कहानी का मतलब क्या? पठन क्षमता चेक करना है। तो कोई कहानी हो जिस पर बच्चों से आपस में क्या कहा जाए, तो इंटरेक्ट करने को कहा जाए, मतलब कि अंतःक्रिया करने को कहा जाए, बोला जाए तो विचार विमर्श करने को कहा जाए। तो बात को ध्यान रखिए, जब भी किसी ऑप्शन पर किसी वैज्ञानिक का प्रभाव दिखे तो वह ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं?
देखिए, यदि आप एक प्राइमरी टीचर हैं तो आपको कौन सा मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान देना है। लिखित प्रश्न पत्र, पाठ्य से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, कठिन शब्दों का श्रुतलेख। तो हम लोग जानते हैं किसे, पाठक बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में गलतियां दिखाई देती है, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि। ऐसा के लक्षण है। देखिए, कोई बच्चा लिख रहा है तो उसमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें दिखाई दे रहे हैं रिवर्स इमेज, मिरर इमेज आदि। ऐसा क्या है, अधिगम में अक्षमता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में दोष। तो हम लोग जानते हैं एक तो लिखने संबंधी विकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया, और यह क्या है, तो यह अधिगम में अक्षमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है बच्चों के अधिगम की सुविधा के लिए बच्चों के अधिगम की सुविधा के लिए शिक्षकों को एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ऐसा अधिगम वातावरण बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। अब देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कम प्रभावी है। शिक्षकों के साथ अनुपालन, बच्चों की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक स्वर, बच्चों की प्रयासों की स्वीकृति। तो इसमें क्या, शिक्षक का साथ अनुपालन यह कम प्रभावी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, अधिगम में मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, स्क्रीनिंग परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 3 अलगाव और रैंकिंग के उद्देश्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4 ग्रेड और अंक है। तो हम लोग जानते हैं अधिगम में मूल्यांकन मोटिवेशन के लिए होता है, यानी कि अभिप्रेरणा के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, आगे कह रहा है क्या, कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही हद तक, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना यह आसान नहीं है। यह से संबंधित है सामाजिक विकास, दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा कह रहा है शारीरिक विकास, चौथा कह रहा है संवेगात्मक विकास। तो देखिए दोस्तों ये किससे होता है, तो यह संवेग से होता है। देखिए दोस्तों आप लोग को मैं एक और बात बताता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, कोई क्रोधित हो सकता है, यह आसान है। देखिए दोस्तों क्रोध करना आसान है, सही व्यक्ति, सही हद तक, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए। इस बात को समझिए थोड़ा सा और अपने जीवन में इसको लगाइए। कभी भी दूसरे की गलतियों पर आप क्रोध ना करें। यदि आप किसी दूसरे की गलती पर क्रोध करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो गलती कर रहा है वह आपसे ज्यादा समझदार है। क्यों? क्योंकि गलती किया हुआ और उसके गलती का प्रभाव, यानी उसका प्रभाव आपके दिमाग पर है। यानी कि वह जानता है कि मैं ये गलती करूंगा तो ये क्रोधित करेंगे, यानी कि वह आपके दिमाग से खेल रहा है और आपके दिमाग को अपने अनुसार चला रहा है। तो हम क्रोधित भी होंगे, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन दूसरे के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं आगे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित नहीं करेगा, सामाजिक अनुबंध, अनुभव, परिपक्वता, गतिविधि, भाषा। तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को भाषा से ज्यादा मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है। अब देखिए वंचित समूह के जो छात्र है उसे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा
अन्यन शिक्षा, तो आप लोग जानते हैं क्या इसे करना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध किससे है, किसका आउट ऑफ द बॉक्स यानी ओपन थिंकिंग। तो देखिए दोस्तों, दो वर्डों को बिल्कुल याद रखिए, एक तो अपसारी, एक तो अभिसारी। अपसारी का मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि एक चीज के लिए ज्यादा पहलू सोचना, और अभिसारी का है एक फैक्ट सोचना। तो हम लोग क्या आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है यानी कि अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंग्लिश बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षण में निम्नलिखित में से अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है। कह रहे छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षण में निम्नलिखित में से मतलब नीचे दिए गए किस अंतर्दृष्टि यानी मतलब कि किसके लिए विकसित किया जा सकता है। उन छात्रों को बढ़ावा नहीं देना जो स्कूल के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण को बदलना, कक्षा में उज्जवल और कमजोर छात्रों के समूह बनाना, उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें उच्च कक्षा में पदोन्नत करने की आवश्यकता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षण में किस लिए किया जाता है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण को बदलना, यानी कि हम यह चेक करने के लिए करते हैं कि विद्यार्थी को आगे क्या जरूरत है। दोस्तों इसमें 50 प्लस यानी 50 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, आप लोग को निश्चय ही दोस्तों लाभ मिलेगा। अधिगम अनुभव को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सके। दिए गए अधिगम के अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम की सुविधा नहीं देता है। अब कौन सा नहीं देता है उसको ढूंढना है। विषय वस्तु पर प्रश्न तैयार करना, विषय पर चर्चा विमर्श, विषय पर प्रस्तुति, केवल विषय वस्तु को पुनः स्मरण के आधार पर पुनरावृत्त। तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर केवल वर्ड आ जाए तो वह हमारा ऑप्शन कम प्रभावी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का गलत हो जाएगा। हम लोग को गलत ढूंढना है, यानी कि यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या करा है, आरवा का कहना है कि भाषा का विकास किसी सहज प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली को लगता है कि यह पर्यावरण के कारण है। आरवा और सोनाली के बीच हुई ये चर्चा को लेकर है। अब देखिए एक कहता है क्या कि भाषा का विकास सहज प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि एक कहता है कि पर्यावरण कारण से होता है। तो ये कैसा चर्चा है, स्थिर और अस्थिर तक, स्थिर और अस्थिर तक, सतत और असतत अध्ययन, प्राकृतिक और पोषण पर वाद विवाद, गहन और संवेदनशीलता। तो देखिए दोस्तों यह एक बहुत पुराना ही वाद विवाद है, किसमें, प्राकृतिक और पोषण पर वाद विवाद। देखिए प्राकृतिक का मतलब तो हम लोग का ये हो गया प्राकृतिक, और पोषण पोषण पर वाद विवाद यानी देखिए यह अनुवांशिक और वातावरण का वाद विवाद है। किस चीज का दोस्तों, तो अनुवांशिक और वातावरण का वाद विवाद है। ये एक बहुत पुराना वाद विवाद है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब किस चीज के मॉडल के लिए, तो प्रगतिशील मॉडल के लिए। बच्चे अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद स्कूल द्वारा दी जाने वाली पेशकश को स्वीकार करते हैं, ठीक है। कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह होनी चाहिए। सामाजिक सामाजिकरण सामाजिक मानदंडों को अपनाना है। समूह कार्य और सामाजिक कौशल अधिगम में सक्रिय भागीदारी। अब देखिए प्रगतिशील मॉडल बनाना है, यहाँ पर सक्रिय वर्ड दिख गया, यानी कि हमारा यही सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि बालक यहाँ पर एक्टिव है। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है किसके लिए आवश्यक है, शिक्षा बोर्ड को की जवाबदेही को कम करना, अधिक बार बार होने वाली त्रुटियों को तुलना में
कम कम बार होने वाली त्रुटियों को ठीक करना, यह समझना कि अधिगम का कैसे अवलोकन किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है, शिक्षण के साथ परीक्षा का अच्छा संबंध। अब देखिए, मूल्यांकन का कभी भी उद्देश्य ग्रेडिंग नहीं होता है, नंबर देना नहीं होता है, अलगाव करना नहीं होता है। तो क्या होता है, यह समझना कि अधिगम का कैसे अवलोकन किया जा सके, जिससे बालक को और आगे प्रेरित किया जा सके, उनकी शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सके, उन्हें और ज्यादा सिखाया जा सके, उनमें अवलोकन का मतलब कि विचार उत्पन्न किया जा सके। यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को सिखाना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है क्या, छात्रों को एक स्वस्थ समुदाय का सदस्य बनाना जिन्हें उसके लिए प्रेरित करना को दर्शाता है। किसके लिए, अभिप्रेरणा के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा के लिए सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाएं। तो किसके लिए कह रहा है, समुदाय के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानेंगे यह क्या, अभिप्रेरणा की यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाएं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग फिर कुछ और बात करते हैं। देखिए क्या करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। अब देखिए, कोई एक सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए जैसे मैं ले लिया एक सम संख्या 6 ले लिया, और एक विषम संख्या मैं 3 ले लिया, तो इसका अंतर एक सम संख्या होगा। 6 में से 3 आप घटाएंगे तो 3 बचेगा, सम संख्या है, यह तो विषम संख्या है। यानी कि यह गलत है। यह क्या है दोस्तों, यह गलत है। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होता है। क्यों, देखिए दोस्तों, दो विषम संख्या आप लीजिए, मान लीजिए 3 और 5 ले लिया, ठीक, और एक सम संख्या, मैं 3 और 5 दो विषम लिया, एक सम संख्या 6 ले लिया, तो 5 3 8 हो गया, 8 और 6 फिर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सम संख्या ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि दो सम संख्याएं मिलकर दो विषम संख्याएं मिलकर एक सम संख्या बन जाती है, और ऑलरेडी एक सम है, तो सम को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, फिर सम ही मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हम लोग को सही ही ढूंढना है। लेकिन फिर आगे भी देख लेते हैं, 3 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। अब 3 विषम संख्या लीजिए, 3 5 ले लिए, 7 ले लिए, देखिए 7 और 5 12, 12 3 15, ये सम संख्या है नहीं, ये तो विषम संख्या है, तो ये भी गलत है। फिर आगे करें, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। अब जैसे देखिए 3 विषम संख्या लीजिए, मान लीजिए कि 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और फिर 7 लीजिए, तो 3 5 15, अब 15 7 75 से 105, जो कि यह क्या है, यह सम संख्या नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है,